बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थी और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से कवर किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल की कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, जो कि स्टार्टिंग में ये जो फर्स्ट थ्योरी है, इसके बाद भी और भी बहुत सी थ्योरीज हैं, क्योंकि ये सारी लिंक थ्योरी है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में अच्छे से समझते हैं तो आगे भी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो हम अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की, और आप भी अच्छे से कोशिश करें समझने की। तो स्टार्ट करते हैं हम इस हमारा जो टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इस टॉपिक के फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसका कंक्लूजन करेंगे, एक्सपेरिमेंट सीखेंगे इसका कि किस तरीके से इस भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और आज उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टार्टिंग से। तो रदरफोर्ड ने जो स्टार्ट की थी ना ये थ्योरीज 111 में इसने फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट दिया था। इस एक्सपेरिमेंट में इसने कौन सी चीज़ बताई थी? तो इसने डिस्कवरी, सबसे पहले तो इसने किस चीज़ की डिस्कवरी थी जी? इसने क्या किया था? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट किस तरीके से इसने किया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। इसने ये है इसका एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इसने कौन कौन सी चीज़ें बताई थी उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये इधर है हमारा न्यूक्लियस। ये रहा इसका एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में इसने कैसे डिटरमाइन किया कि ये चीज़ न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसकी डिफ्लेक्शन के बारे में भी इसने कौन कौन सी बातें कही थी। इसने ये जो एक मैंने बॉक्स बनाया है, ये जो एक बॉक्स है, ये क्या है? एक लीड पीरियडिक टेबल में एलिमेंट है। लीड पीरियडिक टेबल में एलिमेंट है। ये क्या है? लीड पीरियडिक एलिमेंट का ये एक क्या है? बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स समझे? ठीक है, और ये जो इसने जो ये एक दूसरा एलिमेंट है पोलोनियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक प्रॉपर्टीज़ होती है। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है कि वो रेज को इमिट करते हैं। वो क्या करते हैं? रेस को इमिट करते हैं। ठीक है, अब इसने कौन सी बातें कही थी उनको हम देखते हैं। इसने कुछ बातें कही थी, ये जो एलिमेंट है ना पोलोनियम, इससे क्या निकलती है? रेज निकलती हैं। इससे क्या निकलती हैं? रेज निकलती हैं। इस रेज को इसने नाम दिया था कि ये है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये बहुत सी जो रेज है ना ये इससे पास हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सी रेज क्या होती है? इससे पास हो जाती है। कुछ तो इससे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गई? ये जो फर्स्ट रेज है ये क्या हो गई? पास हो गई। ये क्या हो गई? इससे पास हो गई, गुजर गई, पास हो गई जाए तो इसे कहते हैं अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, पास हो जाना या इसको कहते हैं हम अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब ये देखें, ये इससे जैसे टच होगी ये अपना पाथ चेंज कर देगी। अब बहुत सी जो अल्फा पार्टिकल की रेज होती है ना, या तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है या तो वो पास हो जाती है। अब डिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है? अब ये जो है ना सारी ये क्या हो रही है? अनडिफ्लेक्ट हो रही है, या ऐसे समझिए कि पास हो रही है। अब ये देखें, अब ये जो अल्फा पार्टिकल की रेज है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होकर इसने क्या किया? डिफ्लेक्ट हो गई, इसने अपना पाथ चेंज कर दिया। अब ये जो हमने एक इस चांद की तरह एक शेप बनाया, ये क्या है? इसको कहते हैं हम फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है,
ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है जो कि जिंक सल्फाइड एलिमेंट है। अब पीरियडिक जिंक पीरियडिक टेबल एलिमेंट है और सल्फाइड भी पीरियडिक एलिमेंट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जिंक सल्फाइड। ठीक है, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है जिंक सल्फाइड की। ठीक है, अब इस प्लेट का रखने का क्या मकसद था? इसका मकसद सिर्फ एक ही था। वो कौन सा था कि रेज की जो अल्फा पार्टिकल की रेज है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना कि कौन सी रेज डिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सी रेज अनडिफ्लेक्ट हो रही है और कौन सी रेज बाउंस होकर वापस आ रही है। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ये एक रेज है, एक न्यूक्लियस को कोलाइड होकर ये वापस आ रही है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल की रेज भी 3 तरह की होती है। ठीक है, इधर इनका कंक्लूजन भी देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। ठीक है, इधर ये एक एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से एक बार फिर से समझें। ये एक लीड बॉक्स है और ये एक एलिमेंट है, पोलोनियम एलिमेंट है। ठीक है, ये एक पोलोनियम एलिमेंट है। इससे क्या हो रही है? अल्फा पार्टिकल की रेस इमिट हो रही है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई को, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये जो पोलोनियम है इससे अल्फा पार्टिकल रेज पास हो रही है। अब ये देखें, ये जो रेज है, सपोज करें मैं इसे रेज नंबर 1 कहता हूँ, इसे रेज नंबर 2, रेज नंबर 3, रेज नंबर 4 और रेज नंबर 5। ठीक है, मैं नंबर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। जो फर्स्ट रेज है ना, ये अनडिफ्लेक्ट होकर पास हो रही है। ये जो सेकंड रेज है वो भी अनडिफ्लेक्ट होकर ये पास हो रही है। अब ये जो थर्ड रेज है ना, ये डिफ्लेक्ट होने के बाद अपना चेंज कर रही है अपना पाथ। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है अपने पाथ को चेंज करना। ठीक है, अपने पाथ को क्या करना? चेंज करना। और जो ये फोर्थ रेज है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होकर ये भी क्या करिए? अपने पाथ को चेंज करिए। ऐसे जो फिफ्थ रेज है ना, वो क्या करिए? एक न्यूक्लियस से मास में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको जैसे कोलाइड होकर बाउंस बैक हो रही है। तो इसका ये एक एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी थी? अब फर्स्ट चीज़ हमने कौन सी चीज़ हमने सीखी है इधर कि ज़्यादातर जो रेज है ना, या तो पास हो रही है या तो डिफ्लेक्ट हो रही है, और बहुत सी कुछ क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है। और जो बाउंस बैक हो रही है ना, उसको उसने नाम दिया था, कोई हैवी पार्टिकल है जिसके साथ ये कोलाइड होकर बाउंस बैक हो रही है, इसको इन्होंने नाम दिया था कि न्यूक्लियस है। क्योंकि रदरफोर्ड की डिस्कवरी में इसने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर। ये कुछ बातें हैं हम इधर लिख लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट बात कौन सी थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये जो है ना रेज, ये जो रेज हैं इनको हम कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल की रेज होती हैं जिसे हम कहते हैं हीलियम भी कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स या तो क्या हो रही है? अनडिफ्लेक्टेड कहूँ या मैं कहूँ कि पास्ड और डिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये इसकी पहली बात कौन सी थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल या तो अनडिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? कि पास हो जाना। जैसे ये किसी के साथ रेज नंबर फर्स्ट, ये किसी के साथ क्या डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ये डायरेक्ट पास हो रही है। ठीक है, या तो पास हो जाना या तो अनडिफ्लेक्ट होना या तो डिफ्लेक्ट रहने की। इसमें से इसने कहा था कि कुछ ही हैं, जैसे इसने इसको नाम दिया था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड व्हेन इट कोलाइड विथ हेवी पार्ट। ठीक है, अब ये पहली बात कौन सी थी कि ये क्या रही है? अल्फा पार्टिकल की रेज या तो बाउंस बैक हो रही है, या तो अनडिफ्लेक्ट हो रही है या तो डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जो दूसरी बात इसने कौन सी कही थी कि जो बहुत सी कुछ रेज है ना, वो क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है। इसने एक चीज़ कही थी कि इधर मैं लिख देता हूँ, आउट ऑफ 8000
आउट ऑफ 8000 1 अल्फा पार्टिकल बाउंस टू बैक। ठीक है, ये आपकी बुक की एक बात है कि 8000 में से, अब इसको मैथमेटिकली किस तरह के लिखेंगे, इसका कहने का मतलब ये था कि 8000 में से एक जो रेज है अल्फा पार्टिकल की, या तो वो क्या हो रही है डिफ्लेक्ट, एक क्या हो रही है वापस आ रही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक हो, 5-6 हो सकते हैं, ये 8000 की जगह 20,000 भी हो सकता है, इसकी मुख्तलिफ रेंज होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है मुख्तलिफ रेंज होती है। ये जो सारा जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये कौन सा एलिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये आपने याद रखना है कि गोल्ड जो एलिमेंट है ना, ये किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये जो आप पीरियोडिक टेबल में गोल्ड एलिमेंट है उसको इसने प्लेस किया, उसके कुछ न्यूक्लियस होते हैं, और उसके बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटम नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, इसने कुछ जो बातें थी, कंक्लूजन था ना, वो अब हम लिखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन में भी ये भी चीज़ें आती है, कंक्लूजन और पोस्टुलेट्स को हम इकट्ठा होकर लिखते हैं। ठीक है, अब हम इनके पोस्टुलेट्स के, या तो आप कहें कि इनके कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन और पोस्टुलेट्स, कंक्लूजन का कहने का क्या मतलब था कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना, इनमें कौन कौन सी बातें थी, इसने कौन कौन सी बातें को कंक्लूड किया था, वो बातें हैं। ठीक है, पहली बात इसने कौन सी बताई थी कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एटम के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा होता है, अब देखें आप इधर कौन से पार्ट हैं, एक न्यूक्लियस पार्ट है और दूसरा कौन सा पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है। सर्कुलर पार्ट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस वाला। ठीक है, पहला पार्ट कौन है, न्यूक्लियस वाला। और न्यूक्लियस के बारे में एक बात आपने रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मास बहुत ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस की साइज़ क्या होती है, बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहें या शेल कहें या ऑर्बिट कहें, एक ही बात है। ठीक है, न्यूक्लियस आप ही देखें, इधर न्यूक्लियस बहुत ही, इसका साइज़ बहुत कम है लेकिन इसका मास बहुत ज़्यादा है। अब आपने इलेक्ट्रॉन में देखना है कि आपने शेल में देखना है कि इलेक्ट्रॉन तो कम है लेकिन इनका पास बहुत बड़ा है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इधर लिख भी देता हूँ, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसे हम शेल भी कहते हैं, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेल भी कहते हैं। शेल भी कहते हैं या तो हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ठीक है, शेल कहते हैं या इनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम इनकी मास और साइज़ के ऊपर या इसके वॉल्यूम के ऊपर। तो पहली बात कौन सी थी, इधर हमने न्यूक्लियस में मास बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, पहली बात। और दूसरी बात आपने देखना है कि साइज़ देखें, न्यूक्लियस की साइज़ बहुत कम है, इसका जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आपने इधर अगर आप कहें तो साइज़ कहें या आप वॉल्यूम कहें, तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। आगे इसकी और भी बहुत सी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो इधर हमने एक बात सीखी थी कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसने एक और बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट है वहाँ मूव करते हैं। ठीक है,
जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे समझे कि वहाँ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं इधर, द वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, ये जो ये ऐसे समझिए कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ है ना वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ये जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, एक सर्कुलर पाथ है, वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट वेयर फाइंडिंग probability is maximum। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो अब देखें ना आप, ये जो न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? ऑर्बिट में होंगे या तो शेल में होंगे। ऑर्बिट को ही हम शेल कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो कहाँ मिलेंगे? ऑर्बिट में ही मिलेंगे। तो ये सेम हमने बात इंग्लिश में लिखी है कि इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर शेल में, सर्कुलर इसका शेप है, सर्कुलर क्या है इसका शेप है। इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना एक हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, या ऐसे समझे कि हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो इधर लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ हाई स्पीड। एक बहुत ही, इस हाई स्पीड को कहते हैं, याद इसकी क्या होती है? वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम कह सकते हैं या तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, या तो मैक्सिमम कह सकते हैं या तो इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना वो इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये रही कुछ पोस्टुलेट्स हो गई, और आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। डिफेक्ट का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ें या तो इस भाई साहब ने एक्सप्लेन ना की हो, या तो इसने कोई बात एक्सप्लेन की हो और आगे चलकर गलत साबित हुई हो। ठीक है, अब इसके कुछ डिफेक्ट या इसने कुछ कौन सी गलत बातें कही, सारी तो इसके अंदाज, इसके हिसाब से तो सारी बातें सही थी, उस टाइम इतनी तरक्की थी नहीं। तो जैसे टाइम बढ़ता गया तरक्की होती गई, तो उस हिसाब से एक और भी साइंटिस्ट आते हैं कि उन्होंने अपनी बातें कहने शुरू कर दी कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरीके से बातें थी। ठीक है, तो इसका डिफेक्ट 3 लिखे हुए हैं। उस 3 डिफेक्ट को मैं अगर एक ही डिफेक्ट लिखकर सारा प्रूव करूं तो कुछ इस तरीके से प्रूव करूंगा कि इसने एक मैप बना देता हूं, जिस हिसाब से आप कहेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करने कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूविंग की वजह से सर्कुलर ऑर्बिट में एनर्जी अपनी क्या करेगा, लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करते करते एक ऐसा वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा, तो एटम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारी बात को आपकी बुक लिखती है कि इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था, और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है, हालांकि बात सेम है। ठीक है, कंटिन्यूस मूव करते वक्त ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बनाते हैं। ये इसके 2 ही डिफेक्ट हैं। ठीक है, इसके 2 ही डिफेक्ट है, उसको मैं एक इंग्लिश में कुछ लिखता हूँ। ठीक है, इसकी जो पहली बात थी, कौन सी डिफेक्ट था, इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, अगर मैं सारी बात लिखूं जो मैंने आपको बताई है कि इलेक्ट्रॉन मूव विथ कंटिन्यूअस
velocity and loss continuously energy. Due to loss energy continuously, they form continuous स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बात बताई थी वो उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस होती है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बनाते हैं। ये इसके दो ही डिफेक्ट थे। चल लिख देते हैं हम। पहला डिफेक्ट है नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। ठीक है, इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक में हमने रदरफोर्ड के बारे में सीखा। रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है, ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का। उसके बाद हम नील बोर का भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक बार मैं आपको सारा बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में ये हुआ था, डिस्कवरी से एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, इसने एक पोलोनियम एलिमेंट है जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल की रेस पास हुई थी। पास किस एलिमेंट से हुई थी? गोल्ड से। ठीक है, बहुत सी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पास हो गई और या तो डिफ्लेक्ट हो गई। उसमें से कुछ ही जो इस समझे के फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल की रेज है ना, वो बाउंस होकर वापस आई। बाउंस होकर वापस है, उसको इसने नाम दिया कोई हैवी पार्टिकल है, कोई हैवी चीज़ है जिसको कोलाइड होकर ये क्या हो रही है, वापस हो रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो कंक्लूजन की कुछ बातें थी जो कि हमने इधर बहुत सी बातें हाई स्पीड के साथ मूव करता है, ये जनरल सी बात है। इसके कुछ डिफरेक्ट जो हमने पहले बात की कि इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करेगा और कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करने की वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। ठीक है, और इसको इस सारी बात को इसने बुक वाले ने नाम क्या दिया कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो अपने दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।